आज हम सेल चैप्टर स्टार्ट करेंगे पूरी डिटेल के साथ। हर एक पैराग्राफ को शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे और डायग्राम्स के साथ। चलिए, सबसे पहले नीट में क्वेश्चन कितने आते हैं सेल चैप्टर से? एवरेज 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, पर कभी कभी 3 क्वेश्चन भी देखे गए हैं। तो 8 से 12 मार्क्स पक्के हैं आपके अगर आपने सेल चैप्टर तैयार कर लिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सेल चैप्टर के? सेल के कंपोनेंट्स आपको समझने हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन सारी पता होनी चाहिए और उनके फंक्शंस क्या है। अब हम एनसीईआरटी का सेल चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना भी जरूरी हो गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये हम शॉर्ट नोट्स में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी की डेफिनेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है उनकी स्टडी बायोलॉजी है। डाइवर्सिटी क्या होती है? वेरिएशंस इन नंबर एंड फॉर्म, मतलब किसी चीज के अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर हो या फिर अलग अलग टाइप्स हो, तो उस वेरिएशन को बोलेंगे डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल, आप एक शॉप में जाते हो, वहां पे एक टाइप की एक चीज है और दूसरे टाइप की भी एक ही चीज है, मतलब एक एक प्रोडक्ट रखे हुए हैं। उस छोटी शॉप में क्या है, वैरायटी कम है, मतलब डाइवर्सिटी कम है। फिर आप क्या है, वो दुकान छोड़ के आप जाते हो शोरूम में, बड़ी शॉप में, वहां पे एक ही चीज के 3 टाइप्स हैं, जैसे अल्फाबेट के 3 टाइप्स हैं, नंबर भी 3 टाइप्स के हैं, मतलब हर प्रोडक्ट के अलग अलग वैरायटीज हैं, शेप्स भी अलग अलग है। तो आप देखोगे कि यहाँ वैरायटीज ज्यादा है। ज्यादा वैरायटी का मतलब है यहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो जिस एरिया में कम टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो लेस डाइवर्स है, जिस एरिया में ज्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो मोर डाइवर्स है। अगला पॉइंट यहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट में है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या लिखा है? फाउंड कॉमन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अलग अलग फॉर्म में एक कुछ कॉमन चीजें ढूंढ ली गई, वो सेल थ्योरी में पता चला। वो क्या चीज थी? सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से आगे बनते हैं ऑर्गन। तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म में यही पैटर्न कॉमन मिलता है। आप भी सेल एंड टिश्यू के बने हुए हो, मैं भी सेल और टिश्यू का बना हुआ हूँ, कोई अदर एनिमल सेल टिश्यू का बना हुआ है, प्लांट्स सेल टिश्यू के बने हुए हैं। तो हम सब ऑर्गेनिज्म में कॉमन क्या है? हम सारे सेल के बने हुए हैं और हम में टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। बाकी ये सेल थ्योरी अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आता है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो ये 2025 में भी आया था क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन पार्ट से आया था। इसका मीन क्या है? फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के छोटे छोटे प्रोसेस को जानोगे। पहले आप एक्सपेरिमेंट करोगे, साइंटिस्ट रिसर्च करता है तो एक छोटे से टॉपिक पे रिसर्च करता है, एक रिएक्शन पे रिसर्च करता है, तो वो क्या हो गए? स्मॉल प्रोसेस हो गए जिनके ऊपर रिसर्च होगी। अलग अलग स्मॉल प्रोसेस हम जानेंगे, उनको समझेंगे और सभी पे रिसर्च कंप्लीट करेंगे। फिर हम एक बड़े प्रोसेस को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास अलग अलग रिसर्च की इंफॉर्मेशन है। तो हम कह सकते हैं कि पहले हम छोटे प्रोसेस को जानते हैं, तब जाके हम बड़े प्रोसेस को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम स्मॉल एक्सपेरिमेंट से स्मॉल प्रोसेस को जानेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली समझ पाएंगे। दूसरा एग्जांपल है जैसे एक फोन में कैमरा, बैटरी, स्क्रीन, अलग अलग चीजों के बारे में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तब जाके आप फोन को पूरा समझ सकते हो। एक ही एक्सपर्ट सारे पार्ट्स का नहीं होता। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या हुई? छोटे छोटे प्रोसेस को समझ के हम बड़े प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। तो सेल चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और यहाँ पैराग्राफ में जो लॉजिक दिए हुए हैं वो हम यहाँ शॉर्ट नोट्स में स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट देखो क्या है? सेल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट होती है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। सेकंड पॉइंट है यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल के बने हुए हैं, एक ही सेल है जिनमें। मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं? मल्टी का मतलब है मैनी, जिनमें मैनी सेल्स हैं, मैनी सेल्स प्रेजेंट है, वो है मल्टी सेलुलर। जैसे एक इंसान ह्यूमन में मैनी सेल्स यहाँ पे दिखाई गई है। आप सिंगल सेल के नहीं होते, आप ट्रिलियंस ऑफ सेल के बने हुए होते हो। अगला टॉपिक है व्हाट इज ए सेल। तो सेल के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे दोबारा यूनिसेलुलर का बताया गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, मतलब अकेला रह सकता है, परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन। तो अकेला जो रह सकता है ऑब्वियसली वो क्या कर सकता है? अपने खुद के काम खुद से हैंडल कर सकता है, जैसे रेस्पिरेशन खुद करेगा, डाइजेशन, प्रोटेक्शन, किसी और सेल की वो हेल्प नहीं लेता। अगला पॉइंट है सेल माइनस एनी पार्ट इज इक्वल टू मे बी डेड, मतलब सेल में से कोई पार्ट अगर हम हटा दें तो गारंटी नहीं कि सेल जिंदा रहेगी। हमारे केस से देखो, ह्यूमन है हम, हमारा कोई ऑर्गन अगर निकाल दिया जाए तो क्या गारंटी है हम जिंदा रहें? क्योंकि हमारा ब्रेन निकाला जा सकता है, हार्ट निकाला जा सकता है, लंग्स निकाला जा सकता है, तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सेल के सारे कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर कोई निकल जाए तो गारंटी नहीं कि वो जिंदा रहेगी। सेल इज इक्वल टू फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए यूनिट क्या होती है? यूनिट वो चीज होती है जो बार बार रिपीट होकर एक बड़ी स्ट्रक्चर को बनाती है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल मतलब बेसिक, स्ट्रक्चरल मीन स्ट्रक्चर बनाने वाली। तो स्ट्रक्चर बनाने वाली यूनिट है, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल जुड़ के ही एक ऑर्गन को तैयार करती है। यहाँ पे देखो पहले लिखा गया है कि स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो हमारी बॉडी को कौन तैयार कर रही है? ये सेल्स तैयार कर रही है। तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट हुई कि नहीं हुई?
सेकंड पॉइंट लिखा था कि सेल फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल का मतलब है कि ये हैंड, अब यहाँ देखो मेरा हैंड पेन को उठाए हुए है, तो क्या सच में हैंड ने पेन को उठाया हुआ है या हैंड के अंदर कोई इनविजिबल ताकत है? हैंड के अंदर टिश्यू और टिश्यू बने हुए हैं सेल के। सेल एक्चुअली वो काम करने वाली चीज है जो सभी आपस में मिलकर इतना जोर क्रिएट कर रही है जिससे ये पेन ऊपर होल्ड हो गया। तो एक्चुअल में हैंड के अंदर सेल काम करती है। तुम कह सकते हैं कि जो हैंड काम कर रहा है उसका मेन क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? सेल को मिलना चाहिए। तो फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिज्म की सेल। स्ट्रक्चर भी बनाती है और फंक्शन भी वही करती है। ल्यूवेनहुक स्टडी किया, डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। ल्यूवेनहुक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा और डिस्क्राइब किया। उसने अपनी माइक्रोस्कोप से लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। फिर एक रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने क्या किया? न्यूक्लियस डिस्कवर किया। तो आपको पता है न्यूक्लियस क्या होता है? एक सेल के अंदर की तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप लोगे तो उससे सिर्फ सेल दिखेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लोगे तो सेल के अंदर के पार्ट्स भी आपको विजिबल नजर आएंगे। तो आपके लिए बेस्ट कौन सी माइक्रोस्कोप है? जरा कमेंट में बताना। नाउ टॉपिक आ गया सेल थ्योरी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, देखो पहले लोगों को पता नहीं था कि हम या प्लांट्स किस चीज के बने हुए हैं, हमारे अंदर एक्चुअली होता क्या है। तो फर्स्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट आया था जिसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने ये बताया कि हम में और प्लांट में एक्चुअली एक खास चीज होती है जिसको बोलते हैं सेल। तो दो साइंटिस्ट थे, एक माथियास स्क्लेडन और एक था थियोडोरे स्वान। जर्मन बोटनिस्ट था स्क्लेडन और स्वान था ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। बोटनिस्ट आपको पता है प्लांट की स्टडी करता है और जूलॉजिस्ट एनिमल की स्टडी करता है। इसका मतलब दोनों एक्सपर्ट इस काम में लगे हुए थे। माथियास स्क्लेडन ने क्या ऑब्जर्व किया? सारी प्लांट सेल को देखा और उनके बारे में बताया कि उनमें सेल एंड टिश्यू बने हुए होते हैं। मीन सभी प्लांट्स में सेल एंड टिश्यू होते हैं, उसने ये डिक्लेयर कर दिया। बट एनिमल का नहीं किया। तो एनिमल की स्टडी किसने की? थियोडोरे स्वान ने। स्वान ने 1839 में क्या किया? एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया और उसने देखा कि एक थिन आउटर लेयर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एनिमल सेल के ऊपर। साथ में उसने प्लांट सेल को भी स्टडी किया था और ये बताया था कि प्लांट सेल के ऊपर एक एक्स्ट्रा सेल वॉल होती है। तो यहाँ देखो एनिमल सेल में सिर्फ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे है रेड कलर की और ब्लैक कलर की ऊपर सेल वॉल है। तो ये सेल वॉल एक्स्ट्रा किस में प्रेजेंट है? ये है प्लांट सेल में। सो फाइनली सेल थ्योरी ने क्या बता दिया कि प्लांट एंड एनिमल दोनों में ही सेल या सेल के प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पीडीएफ आपको भी मिलेगी, आप कमेंट करना सेल, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा जहां से आपको पीडीएफ मिलेगी। चलिए बाकी सेल थ्योरी के बारे में क्या लिखा है एनसीईआरटी में। सेल थ्योरी किसने प्रोवाइड की है? स्क्लेडन और स्वान ने, दो साइंटिस्ट मेनली यहाँ काम कर रहे थे। पर सेल थ्योरी में एक लिमिटेशन निकल के आई, मतलब एक कमी निकल के आई। वो क्या है? हाउ न्यू सेल इज फॉर्म्ड। एक नई सेल कैसे बनती है वो नहीं बता पाए। तो उसके बाद एक नया साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चोव। उसने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। उसने ये बताया कि सेल डिवीजन फॉर्म न्यू सेल, मतलब नई सेल डिवीजन से बनती है, किसी और तरीके से नहीं बनती। तो सेल डिवीजन में क्या होता है? एक पेरेंट सेल होती है और वो डिवीजन करती है और वो रिजल्टेंट दो डॉटर सेल बनाती है, इसको हम डिवीजन बोलते हैं। तो हर बार हमेशा डिवीजन से ऐसे ही सेल बनती जाएगी। रुडोल्फ विर्चोव ने एक टर्म दी थी इसके लिए, ओमनीसेलुला ई सेलुला। इसका मतलब यही है कि न्यू सेल फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो आपको ये टर्म याद रखनी है, क्वेश्चन में आ सकता है कि ओमनीसेलुला ई सेलुला का मीन क्या है, ये किसने प्रोवाइड किया था। ठीक है, साइंटिस्ट पूछे जाएंगे आपसे कि स्क्लेडन और स्वान ने किसमें कंट्रीब्यूशन दिया या फिर सेल थ्योरी किन्होंने प्रोवाइड की थी। तो आगे फिर सेल थ्योरी की समरी आ गई कि कंप्लीट फाइनल सेल थ्योरी कब कैसे डेवलप हो गई। जब से रुडोल्फ विर्चोव ने उस लिमिटेशन को दूर किया है तो फाइनल सेल थ्योरी हमको मिली, तो जिसमें दोनों फीचर आ गए, स्क्लेडन और स्वान के प्रोपोजल भी हैं, बाकी रुडोल्फ विर्चोव का प्रोपोजल भी है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, ये भी सेल थ्योरी बता रही है। और सेल थ्योरी ये भी कह रही है कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पुरानी सेल से ही नई सेल बनती है, ऑटोमेटिकली कहीं से नहीं आती है। नाउ अब हम पढ़ेंगे एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। तो इसमें काफी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है एनसीईआरटी के द्वारा, जिनको हम यहाँ शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे। पहला यहाँ पे डिस्कस किया गया है ऑनियन पील को। आप प्याज खाते हो तो उसका छिलका छीलते हो और छिलके के ऊपर आप एक लेयर देखते हो। तो इन्होंने क्या बोला है कि ऑनियन पील के ऊपर सेल वॉल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। सेल वॉल है, इसका मतलब ऑनियन पील क्या है? प्लांट का पार्ट है। ह्यूमन चिक, ये तो एनिमल का पार्ट है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्योंकि ह्यूमन क्या है? एनिमल का मेंबर है। मीन जानवर आप भी हो और जानवर मैं भी हूँ। न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये डेंस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं जो कि डीएनए के बने हुए हैं। तो चलो देखते हैं न्यूक्लियस को। ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए होता है जो कि थ्रेड लाइक होता है, एक धागा अगर अकेला है तो उसको बोलेंगे डीएनए। अगर उस धागे को आपने फोल्ड कर दिया तो उस फोल्डेड पार्ट को बोलेंगे क्रोमोसोम। समझे? जैसे एक धागा बाजार से लेके आते हैं रील वाला, तो नॉर्मली सेपरेट कर लिया वो धागा है और लपेट के हमने पूरा बंडल बना दिया, उसको हम क्या बोल देते हैं? रील। आगे दो सेल बताई गई हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट में खास डिफरेंस क्या है? चलो ऊपर देखते हैं। देखो एक प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया की सेल, उसमें सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में ही डीएनए प्रेजेंट होता है। ये डीएनए है, तो मतलब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। और ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट है। तो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन है। ये साइन हमारा प्रेजेंट का है, और अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये माइनस मतलब एब्सेंट। आगे साइटोप्लाज्म के बारे में बताया गया है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक, क्योंकि दोनों ही सेल में यहाँ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो बिना साइटोप्लाज्म के कोई सेल नहीं हो सकती, क्योंकि
बिना साइटोप्लाज्म के वो अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएगी। साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के अंदर भरा हुआ होता है, ये सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। अब ये जो सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे ही छोटी छोटी रिएक्शंस होती रहती हैं और उनकी एक्टिविटी से ही सेल जिंदा रहती है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वो मेन पार्ट है, क्योंकि वही हर जगह पे न्यूट्रिशन पहुंचाता है और हमें जिंदा रखता है। तो आप ये मान लो कि एक सेल का ब्लड क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी वजह से सेल जिंदा रहती है। केमिकल रिएक्शन टू कीप लिविंग स्टेट, तो सेल के साइटोप्लाज्म में सारी रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से सेल अपनी लिविंग स्टेट को मेंटेन रखती है। सेल इज इक्वल टू, सेल में क्या क्या होता है मेनली, एक न्यूक्लियस होगा, एक साइटोप्लाज्म होगा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और एक सेल वॉल होगी। मैक्सिमम ये चीजें हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे न्यूक्लियस बना दूं तो न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है। कंप्लीट सेल ये है। किसी में हो सकता है कि वॉल एब्सेंट भी हो सकती है, जैसे एनिमल सेल। अगर आपको जानना है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, तो प्रोकैरियोटिक सेल नेचर में सबसे पहले डेवलप हुई थी। जो सबसे पहले डेवलप होता है उसमें कुछ कमियां होती हैं, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं बना पाए, वो ये कमी है इसकी। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनली होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, वो भी नहीं बना पाए, ये भी कमी है इसकी। तो उसके बाद क्या है, इसका प्रोकैरियोट की मॉडिफिकेशन होकर यूकैरियोटिक सेल बनी, जिसमें उन्होंने कुछ सुधार कर लिए। उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस को बनाया जिसमें मेम्ब्रेन थी, मतलब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज कर लिया और कुछ ऑर्गेनलीज बना ली जिनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह वगैरह। अलग अलग ऑर्गेनली भी इन्होंने सिंथेसाइज कर ली। तो आप क्लियरली बता सकते हो कि प्रोकैरियोट में बहुत सारी चीज़ें कम होती हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मोस्टली ऑर्गेनली। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली भी होती है। तो ऑर्गेनली जो सेल में प्रेजेंट होती है वो यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ऑर्गेनली क्या होती है। एक सेल के अंदर छोटे छोटे अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी वगैरह, इन सबको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनली। और ऑर्गेनली दो टाइप की हो सकती हैं, या तो मेम्ब्रेन से बाउंड होगी या फिर नहीं होगी। मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, उनका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, इन सभी के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन जिन पे नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड बोलेंगे, वो ऑर्गेनली है राइबोसोम। राइबोसोम एक गुच्छा है, बस उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। सेंट्रोसोम में भी मेम्ब्रेन नहीं है। प्रोकैरियोट में अगर देखते हैं तो सिर्फ विदाउट मेम्ब्रेन वाले ही ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है, और वो है राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम अकेला इस टाइप का होता है, ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। और न्यूक्लियस हमने अभी पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, सिर्फ डीएनए अकेला प्रेजेंट होता है। सो यहाँ ये पार्ट आपका नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन ऑर्गेनलीज का डिफरेंस आपको पता है कौन सी कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंशिएशन आपको क्लियरली समझ आना चाहिए। अब बात करते हैं साइज ऑफ द सेल। तो साइज क्या हर चीज का सेम होगा? बिल्कुल नहीं, सेल का भी सेम नहीं होता, क्योंकि सेल की जगह अलग अलग होती है, रोल अलग अलग होते हैं, पोजीशन, लोकेशन अलग अलग होती है। तो जैसा काम उसी टाइप का फिर ऑर्गेनिज्म या पार्ट बनता है। तो वेरिएबल साइज होते हैं। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, जिसकी लेंथ इतनी होती है। उससे बड़ी बैक्टीरियल सेल होती है जो 3 से 5 माइक्रोन मीटर होती है। ह्यूमन की आरबीसी का साइज क्या होता है? 7 माइक्रोन मीटर। लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच का एग, क्योंकि अंडा भी एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है? नर्व सेल होती है, जो कि एक वायर की तरह होती है। नाउ शेप ऑफ द सेल, शेप भी लोकेशन और रोल के हिसाब से अलग अलग हो जाएगी। जैसे डिस्क लाइक भी हो सकती है इस टाइप की, जैसे आरबीसी होती है। पॉलीगोनल, कॉलमनर हो सकती है, लॉन्ग जैसे हमारे मसल में होती है। क्यूबॉइड हो सकती है, क्यूब लाइक। थ्रेड लाइक हो सकती है, लॉन्ग जैसे नर्व सेल होती है। इरेगुलर हो सकती है, जैसे अमीबा। और ये सारी शेप फंक्शन के साथ वेरी करती है, किसी का जैसा काम वैसा ही शेप। तो ये डिफरेंट शेप देखो, आरबीसी है जो कि सामने से देखोगे तो राउंड नजर आएगी, और साइड से देखोगे तो ऐसे 2 कनकेव फेस बनते हैं, जिसको बोलेंगे बाई कनकेव। ये ब्लड में होती है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी देखो इरेगुलर शेप की होती है इस टाइप से, और ये ब्लड में होती है, अमीबा लाइक है, इरेगुलर इस टाइप की अमीबा होती है। कॉलमनर मतलब लॉन्ग ज्यादा है, ब्रॉड कम है। ये भी एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि मसल में होते हैं। ये मेसोफिल सेल्स हैं जो कि लीव्स में होते हैं, राउंड सेल्स। और ये लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल होती है जिनको बोलते हैं ट्रैकिड्स, और ये प्लांट्स में होते हैं। पानी का कंडक्शन करते हैं ये, या एक साइड से पानी एंटर करेगा तो दूसरी साइड से निकल जाएगा। ये थ्रेड लाइक सेल्स हैं लॉन्ग, जिनको बोलते हैं नर्व सेल। नर्व सेल हमारी बॉडी में भी होती है और हमारे ब्रेन में भी होती है। तो मेनली सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ब्रेन में।